नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इन दिनों 370 के बहुत चर्चे हैं। 370 यानी 370। ये चर्चे तब से बढ़ गए हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर खड़े होकर बोला कि बीजेपी 2024 के चुनाव में 370 सीटें लेगी। उसके बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये गणना कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि बीजेपी 370 सीटें लाएगी कैसे, और उसी को लेकर 370 के चर्चे बहुत हो रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते एक और 370 के चर्चे हैं और आज दो टूक में उसी 370 की बात करेंगे। जी हां, वो 370 जो अब तो इतिहास बन चुका है, लेकिन एक ऐसा इतिहास जिसे हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 370 की। जम्मू कश्मीर का वो आर्टिकल 370, वो जब तक था तब तक भारत को हर जगह, हर बार बार देश और दुनिया को यह याद दिलाना पड़ता था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि 370 एक ऐसी धारा, एक ऐसा प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके रख दिया था, जिसने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद को हवा दी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर से लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा, लाखों लोगों की जान गई, और जिसके कारण भारत के जो शत्रु देश हैं, खासकर पाकिस्तान और ऐसे तमाम देश, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को 370 की विदाई हुई, और उसके बाद जो लोग ये कहते थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, जो लोग ये कहते थे कि कश्मीर से 370 को कभी हटाया नहीं जा सकता, वो सब मुंह ताकते रह गए। और जम्मू कश्मीर में युवा बच्चे कश्मीर के एक एक हिस्से पर, चप्पे चप्पे पर तिरंगा लेकर निकल गए। और आज देश ये महसूस करता है कि 370 को हटाना कितना जरूरी था। और इसीलिए आज इस हफ्ते एक जो फिल्म आ रही है, जो रिलीज हो रही है इस शुक्रवार को, उसका नाम है आर्टिकल 370। और यह फिल्म दरअसल उस इतिहास की बात करेगी। यह फिल्म याद दिलाएगी कि 370 का जाना क्यों जरूरी था। यह फिल्म आपको 370 का इतिहास बताएगी, और यह बताएगी कि दरअसल 370 के रहते हम कहां खड़े थे, और 370 हटा तो हम कहां आ गए। क्योंकि यह फिल्म एक कश्मीर का सच दिखाती है, इसलिए एक फिल्म बहुत खास है, बहुत अहम है। और आज दो टूक में हम इसी फिल्म पर बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के बच्चे बच्चे को यह फिल्म देखनी चाहिए। जिनको कश्मीर में दिलचस्पी है उनको यह फिल्म देखनी चाहिए, और जो भारत का इतिहास जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कश्मीर से भारत का रिश्ता क्या है, उनको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस फिल्म के कुछ खास मेहमान जो आज दो टूक में मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे परिचय करवाऊं, पहले आपको दरअसल कश्मीर का एक सच दिखाता हूं। कश्मीर का ये तो मैं बात कर रहा हूं 370 आर्टिकल 370 फिल्म की, जो दरअसल एक रियल लाइफ है। लेकिन रियल लाइफ का आपको कश्मीर दिखाता हूं कि 370 जब हटा उसके बाद क्या कुछ हुआ। देखिए जरा। मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, और कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। उनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं हो। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से
अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। तो ये तो आपने रियल कश्मीर देखा, 370 को लेकर जो रियल कश्मीर था। अब आपको 370 आर्टिकल 370 की जो रियल वाली कश्मीर है, यानी आर्टिकल 370 जो फिल्म है, उसका ट्रेलर दिखाता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये फिल्म दरअसल क्या है। कश्मीर इज अ लॉस्ट केस मैम। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है, हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये बाजी खून की बाजी है, हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? कितने उड़े थे? 35, 40। इस कश्मीर ने बहुत पीड़ा झेली है, हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। You will be joining the NIA. NIA में तुम्हें फ्री हैंड दिया जाएगा। इस रूम में बैठे हम लोगों और पीएमओ के कुछ कोर मेंबर्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर सर के पीए तक को नहीं पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है। अगर पुलवामा के बाद भी आग जलाए रखनी है, तो इनके दिल में हमारा खौफ वापस भरना होगा। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। Anyone जिसने कभी न कभी इंडिया के खिलाफ कोई हरकत की हो, we will arrest each one of them. At least we're on into hundreds. No, not hundreds, thousands. इंडिया सेफ जगह है तुम्हारे लिए। कश्मीर में कब क्या हो जाए, no one knows. हर बार we have a breakthrough. Somehow you're always there to just screw it up for us. ये पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। अगर हमें इतिहास लिखना है, तो किसी न किसी को तो इतिहास बनाना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्सर चीन को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जान दे देगा उसके लिए। क्या बात कर रहे हैं, जान दे देंगे इसके लिए। ये आपने रियल में भी देखा होगा, रील में भी देख रहे हैं। तो रियल भी मैंने आपको दिखाया 370 को लेकर, और रील में दिखाई, और ये जो आपको मैंने ट्रेलर दिखाया, उस ट्रेलर में जो किरदार थे और इस ट्रेलर के पीछे जो लोग थे, जिनकी तमाम मेहनत है, आज ऐसे ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। आज मेरे साथ दो टूक में 3 मेहमान हैं जो आर्टिकल 370 से जुड़े हुए। मेरे साथ आदित्य धर हैं। आदित्य धर इस फिल्म के जो है वो प्रोड्यूसर हैं,
और आदित्य धर की एक बहुत बेहतरीन फिल्म आपने जरूर देखी होगी जिसको उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से आप जानते हैं। और उनके साथ यामी गौतम है। यामी गौतम इस फिल्म की मुख्य किरदार हैं, इस फिल्म के मुख्य अभिनेत्री हैं। उनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन मुझे लगता है ये ट्रेलर देखकर आपको भी लगा होगा कि शायद अब तक का उनका बेस्ट परफॉर्मेंस जो है यामी का ये था। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन दर्शक तय करेंगे। और मेरे साथ एक और युवा जो है निर्देशक है, आदित्य सुहास जांबले, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और अब जो है इस फिल्म से और उम्मीदें बढ़ गई हैं। सबसे पहले शुरुआत में आदित्य धर जी आपसे कर रहा हूं। हालांकि मैंने आपका एक वीडियो देखा था जो बड़ा वायरल हुआ और जिसमें आपसे ये कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है क्या, और क्योंकि 19 की कहानी आप 24 में लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए है? आपने बहुत शानदार जवाब दिया था, लेकिन मैं फिर आपसे वही सवाल पूछता हूं, क्या ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो 24 के चुनाव के लिए तैयार हुई है? जैसा कि मैंने उस बार भी बोला था कि जो करंट गवर्नमेंट है उनको हमारी जैसी छोटी फिल्म की जरूरत नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने हमें राम मंदिर दिलवाया है। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें हमारी फिल्म की जरूरत है वोट्स पाने के लिए। हमारी एक छोटी सी ये जो फिल्म है, ये इसका बस एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि आपको क्रोनोलॉजिकली बताना कि 2019 में जिस दिन ये एब्रोगेट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, और उससे पहले क्या क्या इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से हम उस मुकाम तक पहुंचे। एंड जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ था, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, जिस तरीके से एक साथ मिलके उन्होंने काम किया बिना किसी को एक हल्की सी भनक भी पड़े हुए, वो हमें लगा कि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है और हमें ये दुनिया तक कैसे भी लानी चाहिए। हमारी सिर्फ और सिर्फ वही इंटेंशन था, हमारा सिर्फ वही मंशा थी। एंड वी रियली होप कि 23 फरवरी को जब ये फिल्म बाहर निकले ऑडियंस को उतनी ही पसंद आए जितनी जब हम ये फिल्म बना रहे थे हमें उतनी खुशी मिल रही थी और उतना ही गर्व हो रहा था कि हम अपने देश के लिए एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो पीढ़ियों को प्रेरित करेगी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। जैसे कि आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन हुआ था, वो जो मुकाम था उसने हमारे देश को एक नई दिशा की तरफ बढ़ा दिया। वैसे ही आगे की पीढ़ियां भी ये ऐसे ही कदम उठा के हमारे देश को नंबर 1 पे लेकर जाएगी। आदित्य जी, आपने जो कहा, आपकी मैं आधी बात से सहमत हूँ, आधी बात से सहमत नहीं हूँ। जो आपने कहा कि छोटी फिल्म है उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है फिल्म बहुत बड़ी है, लेकिन जो आपने आधी बात कही वो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फिल्में बनाकर अगर चुनाव जीते जा सकते हैं तो ये उनकी अपनी बुद्धि है। भगवान प्रभु श्री राम उनको बुद्धि दे। फिल्में बनाकर कोई जो है अगर चुनाव जीतता होता तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान में धड़ाधड़ खूब सारी फिल्में बन रही होती और सब चुनावी फिल्में ही बन रही होती। लेकिन मैं आप बाकी दोनों मेहमानों के पास भी आऊंगा। यामी जी आपसे बात करूंगा, सुहास जी आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इस फिल्म का एक और ट्रेलर जो है जिसे और किसी ने नहीं बल्कि खुद जो है देवगन साहब ने जो है आवाज दी है, तो वो ट्रेलर भी देख लेते हैं अजय देवगन साहब की आवाज का, क्योंकि वो ट्रेलर आपको बताएगा कि दरअसल इस फिल्म का बैकग्राउंड क्या है। हालांकि आप जरूर जानते होंगे 370 का बैकग्राउंड, लेकिन जो नहीं जानते उनको 370 का बैकग्राउंड भी समझना जरूरी है और यह भी समझना जरूरी है कि यह फिल्म जो है किस पृष्ठभूमि में बनी है। तो जरा वो ट्रेलर एक बार देख लें और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के साथ ये दो टूक चर्चा जारी रहेगी। 1947 भारत आजादी की दहलीज पे था, लेकिन हिंदू मुसलमान बंटवारे की आग अभी भी चारों तरफ फैली हुई थी। देश की 565 रियासतों में से लगभग सभी ने या तो भारत या फिर नए मुल्क पाकिस्तान में जुड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन कुछ का भविष्य अभी भी अनिश्चित था, जैसे जम्मू और कश्मीर, जहां की प्रजा अधिकतर मुसलमान थी मगर शासक हिंदू थे। तब के महाराजा हरि सिंह हमेशा से हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, मगर प्रधानमंत्री नेहरू कश्मीर के एक्सेशन को मानने के लिए तब तक तैयार नहीं थे जब तक महाराजा नेहरू के करीबी दोस्त शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की बागडोर देने के लिए तैयार नहीं होते। इसी राजनीतिक खींचातानी का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने अपनी फौज और कबायलियों के साथ कश्मीर पर हमला बोल दिया।
जवाब में महाराजा ने मजबूर होकर पंडित नेहरू की शर्त मान ली। मगर इससे पहले कि भारतीय सेना दुश्मन को पूरी तरह कश्मीर से खदेड़ पाती, तब की भारत सरकार ने यूएन के सीजफायर प्रस्ताव को मानकर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी और इस तरह कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। भारत के एकलौते मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य होने का फायदा उठाकर शेख अब्दुल्ला ने तब की केंद्रीय सरकार से कश्मीर के लिए एक खास पहचान, एक स्पेशल स्टेटस की मांग की। ऐसे जन्म हुआ आर्टिकल 370 का, जिसके अंतर्गत एक अलग विधान, अलग प्रधान और अलग निशान को स्वीकार कर हमने अनजाने में अपने ही देश में मानो एक अलग मुल्क खड़ा कर लिया था। इस ताकत का फायदा उठाकर कुछ कश्मीरी सेपरेटिस्ट्स, पाकिस्तानियों और आतंकवादियों ने 90 के दशक से भारत को तोड़ने के लिए कई पैंतरे आजमाए। जंग, जिहाद, यहां तक कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम और वादी से निष्कासन। आगे चलकर 2015 में सोशल मीडिया ने इस पुरानी जंग को एक नया किरदार दिया और जिहाद के इस बदलते मंजर से उभरा मुजाहिदीनों का एक नया सितारा, बुरहान वानी, जिसने अपनी भड़काऊ वीडियो से वायरल होकर कश्मीरी युवाओं के दिलों दिमाग पर कब्जा कर लिया था। परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और दिल्ली की केंद्रीय सरकार को अब ये यकीन होने लगा था कि 70 साल पहले हुई एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने का वक्त अब आ चुका है। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। तो हम आर्टिकल 370 हटाएंगे और आर्टिकल 370 हटा और आर्टिकल 370 के जो 3 प्रमुख किरदार हैं, सामने भी जो पर्दे पर हैं, पीछे भी हैं, वो तीनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यामी गौतम जी, अभी आदित्य जी कह रहे थे कि फिल्म बहुत ये खुशी मिली है इस फिल्म को बनाकर, ताकि क्योंकि ये पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। लेकिन आपको भी मैंने सुना, आप कहीं कह रही थी कि आपको भी जब बहुत खास है, दिल के करीब है ये फिल्म। क्यों दिल के करीब है? आदित्य जी ने बोला इसलिए दिल के करीब है क्योंकि आप तो बिलासपुर हिमाचल में आपका जन्म हुआ, लेकिन कश्मीर की फिल्म आपके दिल के करीब है, क्या कारण है? नहीं, क्योंकि हम सब पहली बात, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इसी भारत का हिस्सा है। भले ही हमने जितना पढ़ा था कश्मीर के बारे में या जितना जानते हैं वो सब न्यूज़ के जरिए है, जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है या क्या जो हाई स्कूल में पढ़ा है उससे ज्यादा नहीं। बट जब ऑफ कोर्स मैं आदित्य से मिली, इनकी फैमिली से मिली, इनके रिलेटिव से मिली और जो फर्स्ट हैंड कुछ ऐसे वाक्य, ऐसी इंसिडेंट्स, शॉकिंग, सैड, पेनफुल इंसिडेंट्स सुनने को मिले तो दिल भरा है। लगा कि आप सुन नहीं सकते। मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है मैं इतना ही सुन सकती हूँ। तो उस फीलिंग के साथ, जब मुझे याद है जब 5 अगस्त 2019 को हम सब न्यूज देख रहे थे और जो ऑनरेबल HM सर ने जो स्पीच दी और जो कहा, और जब ये हुआ, जब आर्टिकल हटाया गया, कहीं ना कहीं एक पर्सनल लगा, कहीं ना कहीं पर्सनल लगा एज अ ह्यूमन, एज जैसे मैंने कहा एक ही देश के नागरिक, और एंड ऑफ कोर्स समवन हु न्यू कि क्या वाकई क्या बैकग्राउंड है। और वो कई बार मुझे लगता है कहीं ज्यादा होता है जो हम पढ़ते हैं और देखते हैं। तो लगा कहीं ना कहीं एक जस्टिस हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ एक इमोशन जुड़ गया जो लगा कि सबके लिए, चाहे कश्मीरी हो नॉन कश्मीरी हो, कुछ सही हुआ है। और जब ये फिल्म मेरे पास आई, जब ये मैंने फिल्म पढ़ी, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे 100% लगा कि ये मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही था, ये फिल्म जरूर बननी चाहिए, बिल्कुल सच्चाई के साथ, जैसी है वैसी बननी चाहिए। और 100% से भी ज्यादा अगर कुछ एनर्जी होती है या क्षमता है मुझ में या किसी में भी, हम सब इस फिल्म को देंगे, क्योंकि ये डिजर्व करती है। जरूरी है सबको देखना, खास करके आजकल की जो युवा पीढ़ी है, कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ देखते हैं, सोशल मीडिया, बहुत कुछ, बट इस तरह की सिनेमा को भी बढ़ावा मिलना चाहिए और ऑडियंस जरूर देती है। मुझे लगता है ऑडियंस बिल्कुल, अगर फिल्म अच्छी बनी हो, फिल्म एक कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई भी करना कि 370 क्या है जो लॉ है, या क्यों कोई ऐसा डिसीजन जो 70 साल पहले लिया गया था हमें आज भी अफेक्ट कर रहा
था आज तक, और कैसे, और इसके पीछे जो टीम है, कौन है, कैसे हुआ, वो अपने आप में इतनी कंपेलिंग कहानी है। और एक मैं बोलती हूँ पेट्रियोटिज्म जिसे कहते हैं, वो इन्फ्यूज करने वाली कहानी है। तो मुझे लगा ये जरूर, अगर मुझे एक मौका मिल रहा है, एक सौभाग्य की बात है इनफैक्ट कि ये मौका मिल रहा है ऐसी फिल्म के साथ जुड़ना, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो मैंने तुरंत हामी भरी। आदित्य सुहास जी, आप जो आपने कहा सिंप्लीफाई करने को, मैं आदित्य सुहास जी, एक डायरेक्टर के लिए एक चैलेंज ये था, मुझे लगता है, मैंने अभी तो फिल्म आई नहीं है इसलिए फिल्म के बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते, इसके सिर्फ हमने ट्रेलर्स देखे हैं, लेकिन इस फिल्म में शायद एक चैलेंज जो कह रहे हैं ना कि सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि 370 एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है। अगर आम लोगों को देखेंगे, मतलब मैंने तो कश्मीर में बहुत रिपोर्टिंग की है, 370 हटा तब भी मैं वहीं पर था, और उस वक्त कश्मीर के युवाओं को सिर्फ एक इमोशनल वो था कि हाँ 370 हमारा चला गया, लेकिन जब उनसे बात करो कि भाई 370 से उन्हें क्या मिल रहा था, तो कोई कश्मीरी युवक भी नहीं बता पा रहा था कि 370 के मायने क्या थे। बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू था, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, इसको ये कहा गया तो हटा ही नहीं सकते, ये तो भारत का संविधान इसकी इजाजत ही नहीं देता। लेकिन आपकी फिल्म में जो मैंने ट्रेलर देखा उसमें इसकी एक अलग तरह की वॉर दिखती है, जो कश्मीर में एक वॉर हो रही थी, लेकिन 370 को लेकर एक अलग तरह की आइडियोलॉजिकल वॉर भी थी कि भाई इसको हटना नहीं देना है, ये तो संविधान का हिस्सा है। तो क्या इसको सिंप्लीफाई करने में ये चैलेंज आए कि वो वॉर तो जो जमीन पर लड़ी जा रही है वो तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल वॉर है उसको कैसे दिखाएंगे? बहुत ही मतलब बिल्कुल सही है था, क्योंकि आर्टिकल के बारे में जो जानकारी एक भारतीय को है, एक आम नागरिक को है, वो इतनी कम थी, चाहे वो युवा हो, चाहे कश्मीरी सिटीजन हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कि उसके जड़ तक जाके उसे सिंप्लीफाई करके, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक सिनेमा बना रहे हो, उसे इंटरेस्टिंग बनाना, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी। तो आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल काम था, और कहीं ना कहीं एक दिमाग में जो ये था आइडिया, ये थी कि इस फिल्म को ऐसे बनाएं ताकि 5वीं कक्षा का स्कूल का बच्चा भी अगर ये फिल्म देख के बाहर आए तो वो ये कह पाए कि फिल्म देखने से पहले शायद मैं नहीं जानता था, लेकिन फिल्म देखने के बाद मैं आर्टिकल 370 क्यों और कैसे हटा था, इसके बारे में पूरी जानकारी किसी को भी दे सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर और इसके आगे अगर उनमें वो इच्छा और ये आकांक्षा ये आ गई कि मैं इसमें और आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं किस तरीके से देश के डेवलपमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं पॉलिटिक्स में, मैं इस चीजों में इंटरेस्ट किस तरीके से ले सकता हूं, अगर ये हम कर पाए तो हमें लगता है कि हम सफल हो गए। तो कहीं ना कहीं पहले से वो एक सोच थी इन सीन्स को, इन कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रोच करते वक्त। तो वो मुश्किल तो था, लेकिन करते वक्त बहुत मजा आया। तो आदित्य सुहास को आदित्य धर के साथ काम करने में थोड़ा डर लगा, क्योंकि आदित्य धर जो है उड़ी 10 सर्जिकल स्ट्राइक से एक उनका ऑरा बन गया कि उन्होंने क्या फिल्म बनाई कश्मीर पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर। तो आपको कभी कोई दिल धड़कता था कि लोग कंपैरिजन करेंगे, भाई आदित्य धर का नाम जुड़ा हुआ है तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा जो कुछ उसमें दम होना चाहिए? मुझे लगता है डर तो कभी नहीं था, कहीं ना कहीं आदित्य धर जी ने भी मुझ पर विश्वास रखा था, ये मैं जानता था। कहीं ना कहीं जब आप इतनी बड़ी सिनेमा, इतने बड़े फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक निर्देशक के ऊपर आप रखते हो, तो वो विश्वास आपको एक आत्मविश्वास देता है खुद ही में कि कोई तो बात होगी जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म इतने अच्छे एक्टर्स किरदारों के साथ करने को मिल रही है। तो वो अच्छी बात थी, कहीं पे डर नहीं था, बस ये था कि इस चीज को किस तरीके से दे पाए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली थी, क्योंकि इतने बड़े विषय को आप हैंडल कर रहे हो जिसमें राजनीति भी है, जिसमें ग्राउंड कश्मीर की रियलिटी भी है, जिसमें बहुत सी चीजें खुलने वाली है और सच्चाई बाहर आने वाली है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि इस फिल्म से, इस सिनेमा के द्वारा जो हम दिखा रहे हैं, इसमें से 90% से ज्यादा मुझे लगता है रियल इंसिडेंट्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में पहले थे नहीं। वो अभी इस फिल्म के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा प्रेक्षक के सामने, ऑडियंस के सामने रखे जाएंगे। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे करे, क्यों ये करे, बट लेकिन एनर्जी पूरी थी, जोश आया था। आई थिंक दैट वाज द ओनली लाइन जिसको लेके हम पूरी टीम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात की, मैं उस पर आऊंगा। आप कह रहे हैं 90% इसमें ऐसी चीजें जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो वो क्या चीजें, उस पर रिसर्च कैसी, वो सब पूछूंगा। लेकिन उससे पहले आदित्य जी एक छोटा सा सवाल आपसे, फिर मैं ब्रेक पे जाके इस सवाल पर भी आऊंगा कि मैं आपको सही बताऊं तो आज मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपकी फिल्म एक
राष्ट्रीय महत्व के पर बनी है, क्योंकि मैं तो एक पॉलिटिकल जो है एडिटर और रिपोर्टर हूं। मेरे लिए मैं फिल्में बहुत कम देखता हूं और मतलब ज्यादा फिल्मों में मेरा रुझान नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे भी बड़ा हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि आदित्य धर तो इस फिल्म में हैं, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टर नहीं है। तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है, और ऐसी शानदार फिल्म, मैं आपको सही बता रहा हूं, फिल्म जितनी बार आती है उतनी बार देखो, उसको उतनी बार आनंद आता है देखने में। तो आपने क्यों जो है उसको प्रोड्यूस करने का, और आपने सुहास जी को क्यों ये जिम्मेदारी, आपने कुछ खास कारण थे इसके पीछे? सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये था कि मुझे 2009 में अपनी पहली फिल्म बनानी थी। किसी कारणवश वो नहीं बनी, फिर 2011 में बनानी थी, 2013 में बनानी थी, और हर बार किसी ना तो किसी वजह से वो रुक जाती थी। और थोड़ा सा दुख होता था। फाइनली मेरी फिल्म 2019 में बनी, 10 साल बाद। और जैसी भी बनी, मेरे को एक चीज समझ में आया कि कहीं ना तो कहीं जो टैलेंट है, जो अपकमिंग टैलेंट है हमारे इंडस्ट्री में, उसको उसके टैलेंट के बिना पे नहीं, बल्कि उसके हाव भाव पे, कपड़े पहनने के तरीके, या जिस तरीके से वो पार्टियों में घूमते हैं, उस पे ज्यादा चांसेस मिलते थे लोगों को। वो मुझे बहुत गलत लगती थी बात। तो वहां से एक्चुअली हमने शुरू किया कि यार एक प्रोडक्शन हाउस हमें शुरू करना चाहिए जहां पे हम ऐसे टैलेंट को चांस देंगे जो प्योर टैलेंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या करते हैं। फिर जब हम आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ और हमें जानकारियां मिलने लगी कि ये कैसे हुई थी अलग अलग जर्नलिस्टों से, तो मुझे कहीं ना तो कहीं ये फील हुआ कि क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप उस मुद्दे से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो थोड़ा सा ऑफ जाने लगता है, आप थोड़े से एक तरफा बताने लग जाते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगा कि आदित्य जामले मुझसे बेटर होंगे ये कहानी बताने के लिए, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव होगा वो मुझसे ज्यादा बैलेंस्ड होगा। और क्योंकि उनकी जानकारी लीगल और पॉलिटिकल एंगल से भी मेरे से ज्यादा थी, तो हम चाहते थे कि, और हमने एक क्लियर डिसीजन लिया कि आदित्य जामले इज द बेटर पर्सन टू डायरेक्ट। हमारे लिए वो मैटर नहीं करता है कि मेरी पिछली फिल्म 350 करोड़ थी, 300 करोड़ थी या 30 करोड़ थी, वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि कहानी जो है उसको सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाना, एथिकली करेक्ट तरीके से, बिल्कुल जो आपकी, बिकॉज हमारे लिए तो ये विद्या है, हमारे लिए हमारी सरस्वती है, तो हम उसके साथ ऐसा कुछ धोखा नहीं कर सकते कि अरे यार बड़ी फिल्म बनाते, एक बड़ा एक्टर लेते, मेल फीमेल, जो यामी का कैरेक्टर है वो एक फीमेल ऑफिसर पे बेस्ड है, एक्चुअल फीमेल ऑफिसर से इंस्पायर्ड है। हमने ऐसा नहीं किया कि अरे फिल्म को बड़ा बनाने के लिए, अब बड़ी रिलीज करने के लिए इसको मेल कैरेक्टर बना देते हैं। क्योंकि अगर वो करते तो फिर वो हम अपने ही काम के साथ धोखा कर रहे होते। तो हमने वो सारी चीजें फॉलो करी जो हमारे लिए करेक्ट रास्ता था या करेक्ट तरीका था ये फिल्म बनाने का। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जो यामी का कैरेक्टर है वो एक रियल कैरेक्टर है जिसको आपने चेंज नहीं किया। दूसरी बात जो है, ये फिल्म जो है इसमें जैसा आदित्य ने बताया कि 90% ऐसी चीज है जो दरअसल पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि वो 90% क्या है। उसके लिए रिसर्च आप लोगों ने कैसे की और कैसे इस फिल्म की पूरी तैयारी हुई, मैं आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद ये तीनों मेहमान मेरे से जुड़े रहेंगे। आज हम आर्टिकल 370 पे बात कर रहे हैं। 23 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है और कश्मीर का अगर सच जानना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं आता हूं इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस।
घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370, ये आने वाली फिल्म है जो 23 तारीख को आ रही है। और कश्मीर का सच जो है 370 वहां से हटी और उसके बाद उसके पीछे क्या कहानी थी और 370 हटने के बाद कश्मीर कैसे बदला वो तो हम आज देख रहे हैं। लेकिन 370 हटने के पीछे भी एक बड़ी कहानी थी, उसी कहानी को दिखाती है फिल्म। 3 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य धर हैं, जो कि जिन्होंने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक को डायरेक्ट किया था, उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म। आदित्य सुहास जांबले हैं जो इस फिल्म के निर्देशक है, युवा निर्देशक है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। यामी गौतम है जो इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही हैं और जानी मानी अभिनेत्री हैं। यामी, ये फिल्म करना एक बड़ी चुनौती रही होगी क्योंकि जो जिस तरह का कैरेक्टर जो है इसमें दिखता है और बड़ा इंटेंस रोल है। और मुझे याद नहीं ऐसा इंटेंस रोल शायद आपने पहले कभी किया हो। मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं। लेकिन उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में भी आपका एक बड़ा पावरफुल कैरेक्टर था पल्लवी का, लेकिन यहां पर पूरी फिल्म में आप छाई हुई हैं। तो कितना मुश्किल था ये रोल करना, क्योंकि इसमें आप अलग अलग कैरेक्टर्स में और आप कभी गन चला रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी फाइट सीन कर रही हैं। कितनी चुनौतीपूर्ण था ये काम? बिल्कुल था। जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट खत्म की और डिसाइड किया कि ये फिल्म बिल्कुल मैं हिस्सा बनना चाहूंगी, तो दूसरे ही पल फिर जो एक रियलाइजेशन होता है एज एन एक्टर, आप खुद बात करने से पहले भी अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से खुद एक दिमाग में कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि मुझे इसके लिए ये तैयारी करनी होगी, ये तैयारी करनी होगी। और जूनी के लिए, मैं जूनी अक्सर का किरदार निभा रही हूँ। जूनी कश्मीरी लड़की है, का बैकग्राउंड वहां से है। और जिस तरीके का इसमें एक संजोग है, एक मेंटल और एक फिजिकल प्रिपरेशन का, दोनों का, उस पर वो बैलेंस रख के चलना, मुझे लगा बिना बात के ही समझ आ गया था कि वो बहुत अब ठीक है, आपने ठीक भापा कि किए हैं मैंने पहले भी इंटेंस रोल्स और अच्छे रोल्स मिले हैं, बट ये बिल्कुल उन सबसे परे है। और जहां पर उनकी तैयारी शायद खत्म हुई थी, वहां से इनकी तैयारी शुरू होती है। तो भूल जाने कुछ टाइम के लिए कि मैं यामी हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल है, मैंने ये कभी नहीं किया पहले, या कैसा होगा। मुझे ये याद रखना है कि मैं किसी बहुत एक इम्पॉर्टेंट शख्स को, एक इम्पॉर्टेंट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट फिल्म को मैं के साथ में जुड़ी हूँ। तो ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है, ऑटोमेटिकली जिसे बोलते हैं प्रेरणा मिल जाती है उन पलों में, खासकर जहां लगता है कि मैं इसके आगे अच्छा और कर पाऊंगी। तो ट्रेनिंग थी, मिलिट्री ट्रेनिंग थी। बहुत शुक्रगुजार हैं हम लेफ्टिनेंट कर्नल केशविंदर सिंह जी और भूषण सर NSG से जो है, इन्होंने वेपन में वेपन ग्लॉक चलाना तो छोड़िए, पहले उन्होंने बोला हमें बताइए कि कैसे पकड़ते कैसे। तो हम सब ने अपने अपने स्टाइल में पकड़ा। तो उन्होंने कहा ये इस फिल्म से है, ये इस फिल्म से है, ये इस फिल्म से। हम फिल्मी चीजें नहीं करेंगे। हम ऐसे गोली नहीं मारते, हम ऐसे नहीं करते। तो बहुत ही घंटों घंटों की प्रैक्टिस, फिजिकल फिटनेस पे प्रैक्टिस, MMA पे प्रैक्टिस, और उसके बाद इन सब चीजों से जब थके आ रहे, मुझे याद है घर आती थी तो दोबारा स्क्रिप्ट पर काम करना, डिस्कस करना आदित्य के साथ, जामने के साथ कि अच्छा ये इनकी बैक स्टोरी है। चाहे वो स्टोरी हम कितनी सी भी दिखाएं फिल्म में, ज्यादा दिखाएं कम दिखाएं, बट बतौर एज एन एक्टर मुझे हमेशा याद रखना है कि मैं
यामी नहीं हूँ, मैं जूनी हक्सर हूँ और ये इनकी आत्मा है, ये इनका बैकग्राउंड है, ये इनकी सोच है, ये इनका काम है। और तो इतना संजीदगी में, इतने डिटेल और विस्तार के साथ मैं नोट्स बनाती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। एक एक चीज जो मुझे पढ़ते वक्त महसूस होती है मैं जरूर लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे ऐसा फील हुआ, क्यों हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस चैलेंजेस है, पर ये अच्छे चैलेंजेस। अगर ये चैलेंजेस ना हो तो कोई कहानी नहीं है इसके पीछे। तो ये बैज ऑफ ऑनर मैं कहूंगी। और एक खैर उनके तो नाखून बराबर भी नहीं हूं मैं, जिनको मैं रियलिटी में रिप्रेजेंट करती हूँ, बट एक छोटी सी एक डेडिकेशन है, एक छोटा सा एक आप ओट बोल सकते हैं, एक डेडिकेशन हमारी टीम से उनके लिए जो हमारे लिए हमेशा है और जिनकी वजह से इस तरीके का इतना बड़ा हमें एक नेशनल इवेंट से और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाएगा ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क चैप्टर्स इसका हम हिस्सा बन सके। अच्छा, क्योंकि हम 300 आर्टिकल 370 फिल्म की बात कर रहे हैं और हम कश्मीर के सच की भी बात कर रहे हैं और ये फिल्म भी सच्चाई पर आधारित है, मैं चाहूंगा एक सवाल का जवाब आप तीनों दिल से दें और सच्चाई से दें। इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं आदित्य जो हैं उनका कश्मीर का एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन मैं देख रहा था कि आप यामी और आदित्य ये 80s बॉर्न किड्स हैं और ये वो दौर था 80s जब 80s के अंत में जो है कश्मीर में इस तरह की चीजें शुरू हुई, कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, वहां आतंकवाद जो है शुरू हुआ। और आदित्य धर को छोड़कर बाकी दोनों का कश्मीर से वैसा संबंध नहीं है। और आपने यामी कहा कि किताबों में पढ़ा था, हम जानते हैं किताबों में हमें क्या पढ़ाया जाता था। किताबों में कश्मीर को बड़ा खूबसूरत पढ़ाया जाता था कि बड़ा खूबसूरत है, और किताबों में पढ़ाया जाता था कि स्वर्ग जैसा कश्मीर है और भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद भी 370 रहते हुए भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं था, उसकी सच्चाई कुछ और थी। तो आप इस फिल्म को करने से पहले या फिर आदित्य आपकी जिंदगी में उससे पहले कश्मीर का जो ये जो चेहरा है, कश्मीर का ये जो सच है, वो कितना जानती थी आप? नहीं, सच कहूं तो ऑफ कोर्स जब ये इंसर्जेंसी और ये एक्सिडस और ये सब अनफॉर्चुनेटली ये अपने बिल्कुल चरण सीमा पे था उस वक्त, तो मैं बहुत छोटी थी या अर्ली 90s की अगर बात करें। पर जहां तक की पढ़ाई की बात आई, मुझे आज भी याद है वो एक हाई स्कूल में स्पेशली एक सिर्फ पैराग्राफ था जिसपे सिर्फ आई थिंक 5-6-7 लाइनें थी कि क्या होता है एथनिक क्लेंजिंग। तो उसमें एक एग्जाम्पल में पहला कश्मीर था और एक्सिडस हुआ और वहां से चले गए। उसके अलावा मैं ऑनेस्टली यही मेरा सबसे ऑनेस्ट आंसर है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा था, इसके अलावा नॉलेज ही नहीं थी। तो कभी वो ग्रेविटी क्या है प्रॉब्लम की या कितना डीप है ये जख्म, ये घाव या हमारी हिस्ट्री नहीं पता था। तो इसलिए ये सब शुरू ही वहां से हुआ जब ऑफ कोर्स आफ्टर मीटिंग आदित्य, बट एंड ऑल्सो एट द टाइम जब 2019 में हमने देखा, जब उन्होंने अनाउंस किया, कि तब लगा कि हाँ मतलब सुन रहे हैं बट अब देखते, अब पढ़ते हैं कि क्या है, कि क्या क्रोनोलॉजी है, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है कि कुछ जो 70 साल पहले हुआ, कुछ डिसीजन लिए गए, से कैसे हो सकता है कि वो अभी भी आज भी हम उस चीज पर, ऑफ कोर्स ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट ऐसा क्या है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो सका या नहीं हो पा रहा है। तो वो जिज्ञासा मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार दोबारा जाग गई, क्योंकि उससे पहले सच में नहीं पता था। इतना सही पता था, मुझे याद है हमारे और भी कश्मीरी फैमिली फ्रेंड्स थे, वेरी वेल एजुकेटेड, कभी उनको देखकर लगा ही नहीं कि उनकी हिस्ट्री या उनकी पीड़ा इस लेवल पर होगी। एक दिन मुझे याद है शाम को वो बात करने भी लगे और खुद रुक गए वो कि जाने देते हैं, कोई बात नहीं, और फिर हंस के कोई और बात करने लगे। तो अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ा है अंकल, मैंने इतना सा पढ़ा है, एंड वो चुप हो गए। बाद में जब बहुत और मैं समझ सकती हूँ कि शायद उन्होंने बात चेंज नहीं की, वो शायद अब समझ में आता है कि उनकी वो गला भरा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ, रहने देता हूँ, बच्चे हैं, इट्स ओके, लेट इट बी। पर समय आता है, समय जरूर अपने साथ जो बदलाव होता है वो कभी भी, समय तो स्थिर हमें पता नहीं रहता, तो हमेशा एक बदलाव जरूर लाता है। हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। और अगर हम समय की गति के साथ चलें तो बिल्कुल कोई जो एक जैसे बोलते हैं एक
एक ब्राइट फ्यूचर और एक जिसमें डेवलपमेंट हो, जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें आप खुद को या आने वाली जनरेशन्स को फलते फूलते देखते हैं, वो हो। तो मुझे लगता है उस दौर में और उस लय में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप माना जाएगा। बिल्कुल, जब 370 की बात होती है तो ये बात होती है कि जब ये आया 370 लागू हुआ तो इसको एक टेम्परेरी प्रोविजन कहा गया था, लेकिन ये टेम्परेरी प्रोविजन 70 साल तक रहता है। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि टेम्परेरी इतना टेम्परेरी होगा कि 70 साल तक हटेगा ही नहीं। लेकिन आदित्य सुहास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको कश्मीर को लेकर के, ये जो कश्मीर का सच है, कितना परिचित थे आप, या इस फिल्म में आने के बाद आप जब फिल्म का हुआ तब आपने इसको रिसर्च करी, तब आपने इसको देखा, या उसके पहले आप कश्मीर का सच कितना जानते थे? आदित्य सुहास जी का ऑडियो लेकर जा। जी जी हाँ, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, राजनीति एंड इवन हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत दिलचस्पी पहले से थी। तो ये जो कश्मीर की चीजें थी, इतिहास था, बहुत सा पढ़ा था, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था मुझे। बट सबसे ज्यादा चुभने वाली जो बात मुझे लगती थी, जब ये मुझे समझ आ गया, ये मुझे रियलाइज हो गया कि एक ऐसा आर्टिकल है जिसके वजह से जो नक्शा हम स्कूल में पढ़ते हैं कि हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान इस तरीके से दिखता है, वो ऊपर वाला हिस्सा, हमेशा एक प्रश्न पड़ता था दिमाग में कि ये ऊपर वाला हिस्सा हम बोल तो रहे हैं इस तरीके से, लेकिन तो फिर इसका मतलब क्या है कि वहां पे अलग संविधान है, 15 अगस्त को एक अलग झंडा वहां पे लहराने की ये होती है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे अप्लाई होता है। तो ये एक कहीं ना कहीं चीज थी जिसके वजह से आर्टिकल 370 तक आना पड़ा। मतलब स्कूल में जब पढ़ते थे तब से ये तो पता था कि आर्टिकल 370 है क्या, बट जैसे उसमें दिलचस्पी बढ़ी और जब ही ये सिनेमा का मौका आ गया कि कहीं ना कहीं ये पता चला कि इस डिसीजन को निकालने की स्टोरी पर फिल्म बना सकते हैं, तब ये रियलाइज हुआ कि कितना वो जरूरी था, किस तरीके से मिशन हुआ, कि जो इतना सिक्रेटिवली हुआ, गुप्त तरीके से हुआ, लेकिन इसके बावजूद एक भी इंसान, मतलब एक भी इनोसेंट ब्लडशेड नहीं हुआ इस वैली में इस दौरान। ये अपने आप में इतनी बहुत बड़ी बात थी। तो दिलचस्पी थी, बहुत इतिहास जानता था इसलिए नॉलेज था, बट कहीं ना कहीं 5 अगस्त 2019 को जो चीज हुई, उस वक्त जो एक फीलिंग आई थी, तभी मुझे वो, मतलब ये ऐसा लगा था कि चलो आज 5 अगस्त 2019 को देश का नक्शा असली में वो पूरा हो गया। हम ये नहीं कह सकते, अभी कोई दो राय नहीं है, अभी कोई ये नहीं बोल सकता कि कश्मीर था ये एक, मतलब हम इस पे डिबेट नहीं कर सकते, अभी ये हो गई है चीज। तो ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो, कि जब हम इसमें जाएंगे, इस प्रवास के साथ, इस दौर में जाएंगे, तो किस सोच के साथ आप उसको अप्रोच कर सकते हो। तो ये बहुत ही क्रूशियल था। बिल्कुल। और 370 हटने के बाद वही कह रहा हूं कि उसके पहले तो हमको रोज बोलकर बताना पड़ता था कि कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब बताने की जरूरत नहीं है, वो उसके बाद में वो है, सब समझते हैं। लेकिन आदित्य धर जी, आप तो कश्मीर जो है, आप जरूर दिल्ली में आप जो है दिल्ली के मूल निवासी हैं। मूल निवासी शायद मैं गलत कह रहा हूं, दिल्ली में आपका शायद पालन पोषण हुआ। कश्मीर को लेकर आपकी जो कहानियां थी, वो अभी यामी बता रही थी, उसको सुनकर आपके परिवार से जुड़ी, वो क्या कहानी थी? क्या उन्होंने इंस्पायर किया आपको कि देर सबेर आप कश्मीर पर इस तरह की फिल्म बनाएं? बिल्कुल, बचपन से देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, कहीं ना तो कहीं थोड़ा बहुत डायरेक्टली हम भी इफेक्ट हुए, इनडायरेक्टली काफी इफेक्ट हुए। तो आप जो भी करते हैं अपनी जिंदगी में, यू आर वॉट यू आर बिकॉज ऑफ द डिसीजंस यू टेक इन लाइफ। आप जो भी डिसीजन लेते हैं, आप वही बन जाते हैं। और वो जो डिसीजंस होते हैं, वो बहुत निर्भर करते हैं आपके बचपन से, आपकी परवरिश से, आपकी एजुकेशन से, आपने जो संस्कार आपको माता पिता से मिले हैं। तो कहीं ना तो कहीं जब मैं ये कश्मीर के बारे में हमेशा सुनता था, देखता था, महसूस करता था, मुझे हमेशा लगता था कि यार एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, कहीं ना तो कहीं मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कहीं ना तो कहीं कश्मीरी होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी तरीके से एक छोटा सा हिस्सा बनूं उस प्रयत्न में जिसमें मैं थोड़ा सा पीस ला सकूं, इस जगह के लिए थोड़ी सी शांति ला सकूं, और थोड़ी सी खुशी ला सकूं। क्योंकि कहीं ना तो कहीं एज एन फिल्म इंडस्ट्री, एज एन एंटरटेनर, आपका काम है लोगों को एंटरटेन करना।
बस उस एंटरटेनमेंट के साथ कहीं ना तो कहीं मैं चाहता हूँ कि उनको असलियत की थोड़ी सी खबर मिले, थोड़ा सा पता चले कि कश्मीर में क्या होता था और अब क्या हो रहा है। पिछले साल अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले साल वाज द हाईएस्ट फुटफॉल इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। एकदम वहां तो अब तो ये सिचुएशन है कि वहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि घरों में आप एकोमोडेट कर लो टूरिस्ट को। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पे, सड़कों पर जाम होते हैं अब, मतलब गजब का वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहा है। हमने फिल्म की शूटिंग करी है सफा कदल में, फतेह कदल डाउनटाउन, जो एक टाइम पे डाउनटाउन श्रीनगर वो ऐसे एरियाज थे जहां पे अथॉरिटीज को जाने को अलाउ नहीं करते, बिकॉज वो बोलते थे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कभी भी। वहां पे हमने 250-300 लोगों के साथ शूटिंग करी है, और पूरी की पूरी जो कश्मीर की जो कश्मीरी लोग थे, जो पुलिस थी या जो लोकल थे, उन सब ने इतना सपोर्ट दिया और इतना प्यार दिया कि एक भी ऐसा दिन नहीं था, और हम कम से कम 1-1.5 महीना रहे कश्मीर में शूटिंग करते, एक भी ऐसा दिन नहीं था कि जहाँ पे हमारे को कुछ ऐसी घबराहट हुई हो या कुछ ऐसा डर लगा हो। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल घूमते थे, हम खीर भवानी मंदिर जाते थे, हम शंकराचार्य जाते थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। हालांकि इनफैक्ट उससे उल्टा हुआ, विपरीत हुआ। जब भी हम किसी कार में जा रहे हैं या डल में अगर बोट में बैठे हैं तो कभी भी बात करते थे और हमेशा सुनने को मिलता था कि 2019 से कुछ तो बदल गया, कश्मीर काफी बेहतर हो गया, कोई दंगे नहीं हो रहे, कोई इंटरनेट सर्विसेज बंद नहीं हो रही है, कॉलेजेस स्कूल सब चल रहे हैं। मतलब आर्मी के रोज ना तो रोज एनकाउंटर चल रहे होते थे या ऑपरेशंस चल रहे होते थे, वो बहुत कम हो गए हैं, टेररिज्म बहुत कम हो गया। तो कहीं ना तो कहीं अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल इंसान हो या कोई भी पीसफुल इंसान हो, उसको साफ साफ नजर आएगा कि इस आर्टिकल को एब्रोगेट करने से क्या क्या डेवलपमेंट या क्या क्या चेंजेस आई हैं कश्मीर में, वो क्लियर है आपके आंखों के सामने। बिल्कुल, पथराव वहां रोज होते थे और पथराव होना तो आम बात थी। और ये भी नहीं भूलिए कि कुछ साल पहले, अगर आज के कुछ 10 साल पहले की बात करूं, मुझे याद है एक फिल्म की वहां शूट हुई थी, बिपाशा बसु और शायद संजय दत्त थे, वहां पर भी पथराव हुए थे, वहां शूट करना मुश्किल था। लेकिन 370 हटने के बाद आपने वहां शूट किया, लोगों के बीच शूट किया, लोगों का इतना प्यार मिला। ये जो बदला हुआ कश्मीर है ना, ये साफ तौर पे दिखता है। लेकिन मैं फिर कहानी पर आऊंगा कि इस फिल्म की कहानी के लिए कैसे रिसर्च की थी आदित्य जी, इस पर मैं जरूर आऊंगा। लेकिन एक छोटा सा मैं ब्रेक और ले रहा हूं, इस ब्रेक के बाद फिल्म की कहानी पर और क्या उम्मीद है इस फिल्म से आपको, वो भी पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है, चलो
पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। तो चलिए, आज का 2 टूक आर्टिकल 370 की टीम के साथ है आदित्य धर जी। इस फिल्म में जैसा कि अभी बताया गया कि 90% ऐसी चीजें जो पब्लिक डोमेन में अब तक नहीं है, तो इसकी कहानी लिखने में, इसकी रिसर्च करने में क्या कुछ आप लोगों को करना पड़ा? रिसर्च के लिए आप जैसे ही काफी सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत हेल्प करी। इनफैक्ट जो पहली कहानी थी, जो पहली बार जब हमने सुना था कि कैसे हुआ था, वो हमारे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने ही बताया था। एंड इतनी कमाल का ऑपरेशन था कि फिर हमने रिसर्च प्रॉपरली शुरू किया और काफी लोगों से मिले, डिफेंस एनालिस्ट से मिले, जर्नलिस्ट से मिले, लोकल लोगों से मिले कश्मीर में, और कुछ ब्यूरोक्रेट से मिले, और धीरे धीरे करके हमारे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। जब सारी इन्फॉर्मेशन हमने समेटी तब समझ में आया कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है और दर्शकों तक कैसे भी हमें पहुंचानी चाहिए। एंड उसके बाद पूरी की पूरी टीम एकजुट होके इतनी मेहनत से तैयारी करने लगी और इतनी मेहनत से शूट किया, जिसका परिणाम होपफुली पूरी इंडिया और पूरी दुनिया देखेगी 23 फरवरी को। और आपने शुरू में कहा कि इतने बड़े बड़े काम हो गए, राम मंदिर बन गया, और राम जी जो दूरदर्शन के राम जी थे उनको भी आप इस फिल्म में मोदी जी के रूप में ले आए। एक और जो आपने धमाका कर दिया इस फिल्म में। लेकिन यामी एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक याद है आप दोनों की शादी की खबरें जब आई थी तो कश्मीर से आपका रिश्ता एक तो शादी से हुआ, दूसरा मुझे याद है आपकी एक फोटोग्राफ बड़ी वायरल हुई थी और सोशल मीडिया पर लोगों ने उसमें बहुत जबरदस्त कमेंट किए थे, और वो था जब आपने डेजहुर पहना था और लोगों ने कहा कि ये रियल जो है कश्मीर की जो है, बिल्कुल कहीं लग नहीं रहा कि हिमाचल की, आप वास्तव में कश्मीर की हैं। तो मतलब आपका पूरा कश्मीर ही अब आप बिल्कुल कश्मीर में रह गए ऐसा लग रहा है।
जी जी बिल्कुल, और यही खूबसूरती है हमारे देश की कि कितने भिन्न राज्य हैं, कल्चर हैं, बट हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं किसी न किसी तार से। और बट एक छोटी सी अगर मैं एक बात शेयर करूं तो ये है कि हम ऑफ कोर्स मेरी परवरिश मेरा जन्म हिमाचल में हुआ है, मेरा दिल बिल्कुल हिमाचल में है, मेरी परवरिश चंडीगढ़ में हुई है, स्कूलिंग तो बहुत दोनों मुझे बहुत प्यारे हैं। बट जब शादी हुई तब हमारे परिवार में एक बुजुर्ग हैं जो उन्होंने आई डोंट नो कि कहाँ से कहाँ बात चली और उन्होंने कहा कि आपके जो पूर्वज हैं शायद 4 या 5 पीढ़ी से पहले, 5 पीढ़ियों से पहले वो कश्मीर से ही आए। शायद कहीं ना कहीं वो नाता रहा है क्योंकि एक्सीडेंस बहुत बार हुआ है, हम सब जानते हैं। और तो उनमें आपके भी पूर्वज कहीं ना कहीं कश्मीर से ही आए, तो हो सकता है नाता इतना पुराना हो। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम तो उनको नमस्कार ही कर सकते हैं, उन्हें अपने सिर्फ ध्यान में याद कर सकते हैं उन्हें। और बस प्यार तो प्यार है। आई थिंक अगर जितना ज्यादा मिले उतना कम है। तो जब सबने बहुत इतना आशीर्वाद दिया, कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्यार और आशीर्वाद, तो कहीं ना कहीं वो लगता है, कहीं ना कहीं वो जिंदगी में जरूर उसी का फल होता है जो कई बार कुछ अगर कठिनाइयां भी हो लाइफ में, बट वो आशीर्वाद जो अपना एक मैजिक कर देता है वो अतुलनीय है। तो मैं तो सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ। अब आप हिमाचली के साथ साथ कश्मीरी भी बोलने लगी हैं हमारे शिव। ठीक। लेकिन आदित्य जी, क्या उम्मीद है इस फिल्म से आपको? क्योंकि मैं जानता हूं ऐसी फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वास्तव में जो है खून पसीना आपको बहाना पड़ता है, और ये तो ऐसी फिल्म है कि मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग थी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं बस ये चाहता हूं कि ऑडियंस एक खुले मन से इस फिल्म को देखने आए और ये जाने कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी सीआरपीएफ वाले होते हैं, कितना त्याग करते हैं हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। अगर कल को मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कल को एक बच्चा या एक बच्ची हमारी फिल्म देखकर इंस्पायर हो जाए कि मुझे भी इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना है, या मुझे भी पीएमओ में ब्यूरोक्रेट बनना है, या मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स ज्वाइन करना है, या सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो हमें लगेगा कि हमारी फिल्म सफल हो। क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं राइट इंटेंशन से, और उसके बाद जब फिल्म रिलीज होती है वो जनता की हो जाती है, उसके बाद हमारा कोई हक नहीं है उसके ऊपर। एक बारी वो जनता की हो जाए तो उसके बाद जनता उसको अपने सर आंखों पे रखे, वही उम्मीद है हमारी। और हम यही चाहेंगे कि काफी बच्चे इससे प्रेरित भी हो, काफी लोग इससे प्रेरित भी हो, क्योंकि हमने ये उसी थॉट प्रोसेस से बनाई है फिल्म कि ये हिंदुस्तानियों को एक तो गर्व महसूस कराए और साथ ही साथ काफी लोगों को प्रेरित करे कि ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनके बारे में शायद कभी कोई सुने ना, कभी किसी को पता ना चले, बट वो ऐसा काम कर जाते हैं कि मतलब उनका नाम बाहर या उनकी पहचान बाहर आना बहुत जरूरी है। लोगों को उनसे सचमुच प्रेरणा लेना चाहिए जो लोग इस सब के पीछे होते हैं, और आपने उस पर फिल्म बनाई है, इसलिए बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। और दुर्भाग्य की बात क्या है, मैं उस संबंध में नहीं, उस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में कश्मीर के सच को लेकर, वैसे तो कश्मीर में आए दिन बहुत फिल्में बनती थी, एक आइटम सॉन्ग हमेशा 60s 70s में कश्मीर में फिल्माया जाता था, लेकिन अब कश्मीर को लेकर जितनी सच फिल्में बनती है उन सबको प्रोपेगेंडा कह दिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कश्मीर का सच लोगों को जानना चाहिए, और मुझे उम्मीद है ये फिल्म जरूर कामयाब होगी। लेकिन इस दुआओं के साथ एक आपसे तीनों से एक वादा ले रहा हूं, मेरी टीम में, सच बता रहा हूं आदित्य जी, आपकी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके लोग फैन है, यामी जी आपके मेरी टीम में बहुत बड़े बड़े फैन हैं। सबने मुझे कहा कि इनको स्टूडियो में क्यों नहीं बुलाया, लेकिन मैं जानता हूं कुछ पर्सनल रीजन है, लेकिन मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, जब आपकी फिल्म ये सुपर डुपर हिट होगी तो आपको मेरे स्टूडियो में एक बार आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक बार फिर से इस फिल्म पे बात करेंगे, कश्मीर पे बात करेंगे, आपके फ्यूचर प्लान्स पे बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
तो आर्टिकल 370 की टीम के साथ आज का दो टूक था। 23 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है और कश्मीर का सच अगर आप जानना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा, क्योंकि कश्मीर का सच जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देश से प्यार करते हैं और देश से प्यार करने वाले को, हर नागरिक को कश्मीर का सच जरूर जानना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।